हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक पेलोड के बारे में, जो कि आप जानते हैं इल्सा पेलोड। तो ये एक हमारे विक्रम लैंडर का एक पेलोड है। मैंने ऑलरेडी आपको रंभा एलपी पेलोड और साथ ही साथ चास्टी पेलोड के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो आप चाहें तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं, उसमें मैंने इन दोनों पेलोड के बारे में बता दिया है। तो आज पारी है इल्सा पेलोड की। तो चलिए हम समझते हैं कि आखिर जो हमारा इल्सा पेलोड है वो क्या है, उसका फंक्शन क्या है। आप बेसिक तो आप जानते होंगे कि इल्सा पेलोड हमारा मेज़र करेगा लूनार सेस्मिक एक्टिविटी को, कि लूनार क्वेक्स मतलब आप कह सकते हो मून के जो भूकंप के जो एक्टिविटीज़ हैं। जब उस मून पे कोई मीटियोर गिरता है या एस्ट्रॉइड गिरता है तो उससे जो भूकंप पैदा होता है, मतलब मून क्वेक जो पैदा होता है, उसके बारे में इल्सा पेलोड स्टडी करेगा। तो ये आप बेसिक जान रहे होंगे। लेकिन मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बेसिकली बताऊंगा कि कैसे आखिर वो मेज़र करेगा एक्सीलरेशन ऑफ द सरफेस, जिसको कि आप अर्थक्वेक भी बोलते हो। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में आखिर इल्सा का फंक्शन क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको अच्छे से इस पेलोड के बारे में समझ में आ जाएगा कि ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए, ये जो पहले हम इसकी लोकेशन जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो इमेज है विक्रम लैंडर की, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपको दिख रहा है छोटा सा बॉक्स टाइप का, यही बेसिकली हमारा इल्सा पेलोड है। और हाँ, मैं एक बात और बता दूं पहले कि ये जो इल्सा पेलोड है ये डिज़ाइन किया गया है LEOS बेंगलुरु, मतलब कि लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम। ये एक सेंटर है इसरो का, वहाँ पे इसको डिज़ाइन किया गया। और इसका जो डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म है, मतलब ये किस तरीके से जब विक्रम लैंडर लैंड हो जाएगा उसके बाद कैसे ये हमारा जो पेलोड है इल्सा पेलोड, ये कैसे डिप्लॉय होगा मून की सरफेस पे, इसका जो मैकेनिज्म है ये बिल्ड किया गया है बाय द URSC बेंगलोर। URSC है बेसिकली यूआर राव सैटेलाइट सेंटर, ये भी इसरो का ही एक सेंटर है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये जो बॉक्स टाइप का दिख रहा है यही आपका इल्सा पेलोड है। तो अब इसका डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, तो रैम के पीछे हमारा जो इल्सा पेलोड है यहाँ पे मौजूद है नीचे। तो क्या होगा जब हमारा विक्रम लैंडर लैंड हो गया मून की सरफेस पे, तो ये जो पीछे हमारा इल्सा पेलोड है इस रैंप के, वो क्या होगा, एक मैकेनिज्म के ज़रिए धीरे धीरे वो नीचे आएगा और डिप्लॉय हो जाएगा। मैं रेफरेंस के लिए आपको एक मतलब इमेज आपको दिखा देता हूँ। हाँ, तो इस इमेज में आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है डिप्लॉयड रैंप के नीचे, ये जो डिप्लॉयड पेलोड है ये हमारा इल्सा पेलोड है। तो ये आपको आपको समझ में आ गया कि ये कैसे डिप्लॉय हुआ था मून की सरफेस पे। तो अब चलिए हम बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में जिसके ऊपर ये वीडियो है, कि आखिर ये कैसे फंक्शन करता है। देखिए, पहले बेसिक से समझिए कि हमारा एक्सीलरोमीटर क्या होता है। देखिए, मैंने कहा वर्ड एक्सीलरोमीटर। तो ये जो एक्सीलरोमीटर, तो देखिए ये जो वर्ड है एक्सीलरोमीटर, इसका बेसिकली मतलब ये है कि एक्सीलरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो मेजर करता है एक्सीलरेशन ऑफ द सरफेस। जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक हुआ, तो जब अर्थक्वेक होता है तो क्या होता है, उसमें हमारा जो सरफेस है वो एक्सीलरेट होता है। तो उसी एक्सीलरेशन को यही जो हमारे एक्सीलरेटर्स हैं ये मेजर करते हैं। और जो हमारा इल्सा पेलोड है वो भी एक प्रकार का एक्सीलरोमीटर है, जिसमें कि 6 हाई सेंसिटिविटी वाले एक्सीलरोमीटर्स हैं। जी हाँ, आप सही सुने, 6 हाई सेंसिटिव एक्सीलरोमीटर्स। आप पूछेंगे एक क्यों नहीं। तो देखिए, अलग अलग एक्सीलरोमीटर्स की इसलिए ज़रूरत होती है क्योंकि उनकी पर्टिकुलर रेंज होती है। तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है, पर्टिकुलर बैंडविड्थ की रेंज होती है। तो उस रेंज के मुताबिक अलग अलग एक्सीलरोमीटर्स हैं। और इल्सा में मैंने अभी बताया आपको कि 6 हाईली सेंसिटिव एक्सीलरोमीटर्स हैं, जो कि हेक्सागोनली अलग अलग डायरेक्शन में मौजूद हैं।
तो ये आपको समझ में आ गया कि एक प्रकार का एक्सेलेरोमीटर ही है जो कि एक्सेलरेशन ऑफ द मून सरफेस, वहाँ पे मून पे लैंड हुआ है, तो मून की जो एक्सेलरेशन होगी जब कोई एस्ट्रॉइड गिरा या कोई भूकंपीय एक्टिविटी हुई मून पे, तो उसके एक्सेलरेशन को ये मेज़र करेगा। तो इसको डिज़ाइन किया गया है एमईएमएस बेस्ड टेक्नोलॉजी। एमईएमएस मतलब होता है माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम के ज़रिए इसको प्रोसेस किया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या है, मतलब कैसे आखिर ये एक्सेलरेशन मेज़र करेगा। तो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इस इमेज में कि ये एक सेस्मिक मास आपको दिख पा रहा होगा। तो ये जो सेस्मिक मास है एक प्रकार का नॉर्मल मतलब मास ही है। तो ये मास है और इसका एक पूरा स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। नीचे एंकर है, स्ट्रॉपर है, साथ ही साथ बीम है और भी अलग-अलग कंपोनेंट है। तो मैं हर एक को आपको समझाता हूँ थोड़ा मतलब शॉर्ट में। तो देखिए, पायरेक्स ग्लास ये बेसिकली आप कह सकते हो कि इसी के ऊपर हमारा जो ये पूरा सिस्टम है वो इसी पे रहेगा। और ये जो सेंसिंग एक्सिस है ये बेसिकली आपको बता रही है कि मान लीजिए ये सरफेस होगा, ये मैं जो बना रहा हूँ डैश डैश करके, तो ये जो है मान लीजिए मून सरफेस है। तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा, मान लीजिए इस डायरेक्शन से एक्सेलरेटेड हुआ सरफेस और हो सकता है कि इस डायरेक्शन से भी हो। तो ये जो मतलब पर्टिकुलर एक्सिस है ये सेंसिंग एक्सिस है। मतलब इस लाइन के लॉन्ग ही हमारा जो ये पर्टिकुलर सेंसर है, एक्सेलेरोमीटर है, वो मेज़र करेगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया है 6 हैं, उनमें से ये एक है और सभी का फंक्शन लगभग सेम ही है। तो इसके बाद आप अब देख पा रहे हैं कि ये जो एंकर है बेसिकली यहाँ पे ये अलाउ करता है कि हमारा जो आप कह सकते हो जो सेस्मिक मास है वो इस ग्लास पायरेक्स से मतलब अटैच रहे, स्टिफ रहे। इसके बाद आप ये जो स्टॉपर यहाँ पे देख रहे हैं, ये बेसिकली बचाता है हमारे सेस्मिक मास को जब अगर कोई बहुत ही लार्ज अमाउंट में कोई वाइब्रेशन हो गई, तो उससे बचने के लिए ये जो स्टॉपर है वो लगाया जाता है। और ये जो बीम है आपको ये जो दिख पा रही है, मैं थोड़ा और जूम करके आपको ये दिखाता हूँ। तो जो बीम आप देख रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, तो ये क्या करता है, ये जो आप इस शेप में देख पा रहे हैं, तो ये सेस्मिक मास से अटैच है और यहाँ पीछे स्टॉपर के ये आ जाता है। तो ये अलाउ करता है ये जो आप देख पा रहे हैं बीम, ये अलाउ करता है कि जो हमारा मतलब सेस्मिक मास है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जो एक्सीलरेशन है वो मेज़र कर सके। तो ये बीम ये चीज़ हमारी अलाउ करता है कि सेंसिंग एबिलिटी जो है वो एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग ही हो। तो ये हमारा बीम करता है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा मूवेबल इलेक्ट्रोड है। तो सेस्मिक मास से इलेक्ट्रोड कई सारे यहाँ पे कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ग्रीन कलर में, तो ये मूवेबल इलेक्ट्रोड है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप फिक्स्ड इलेक्ट्रोड देख पा रहे हैं जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 4 यहाँ पे हमारे फिक्स्ड इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं। और इसके बाद यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट भी है। तो ये पूरा का पूरा मतलब आप कह सकते हो स्ट्रक्चर है एक हमारे एक्सेलेरोमीटर का। तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये मेज़र कर पाता है एक्सेलरेशन को। तो चलिए अब हम उसको देखते हैं। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि फॉर कंपैरिजन मैं उसको बताने के पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी छोटी है। ये जो आप देख पा रहे हैं इमेज में कि कितना छोटा ये इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस है जो कि एक्सेलरेशन को मेज़र करेगा। तो इसी वजह से इसकी सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है। तो देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये लेस देन इवन बहुत ही ज़्यादा 1 सेंटीमीटर से थोड़ा-सा ही ये ज़्यादा है। और यहाँ पे अगर आप ज़ूम करके यहाँ पे दिखाया गया है तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ जो आपको ये दिख रहे हैं ये फिक्स्ड इलेक्ट्रोड्स हैं और ये जो नीचे वाले आपको दिख रहे हैं ये मूवेबल इलेक्ट्रोड हैं जो कि सेस्मिक मास से कनेक्टेड हैं।
तो देखिए होता क्या है इसमें, होता ये है कि जब होता ये है कि जब कोई मान लीजिए एक्सेलरेशन हुई, मतलब कि हमारा जो सरफेस है वो एक्सेलरेट हुआ मून का सरफेस, तो क्या होगा कि हमारा जो मान लीजिए इस साइड हमारा जो मून सरफेस है वो गया, मतलब एक्सेलरेट हुआ, तो ये जो पायरेक्स ग्लास है जो कि है तो वो भी इस साइड मूव करेगा। लेकिन ये जो सेस्मिक मास है वो कहाँ जाएगा, ये बैकवर्ड्स जाएगा, बैकवर्ड्स डायरेक्शन में। आप इमेजिन करिए कि ये कोई कार है, कार के अंदर एक डब्बा है, तो जब कार अचानक से एक्सेलरेट होकर आगे जाती है तो डब्बा क्या होता है, पीछे जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो सेस्मिक मास है वो पीछे जाएगा। अब ये पीछे जाएगा तो अब इसको रिटर्न करने के लिए भी तो कोई चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे एक मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखाता हूँ। हाँ, तो इसमें देखिए, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जब ये मतलब पीछे गया, जब हमारा जो मून सरफेस है वो आगे गया, आगे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ, तो हमारा जो सेस्मिक मास है वो पीछे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ। अब ये जो प्रूफ मास या फिर सेस्मिक मास आप कह लीजिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रूफ मास कम मूवेबल इलेक्ट्रोड, मतलब प्रूफ मास विथ मूवेबल इलेक्ट्रोड या सेस्मिक मास विथ मूवेबल इलेक्ट्रोड। तो ये जो है ये आप देख पा रहे हैं ये स्प्रिंग से यहाँ पे कनेक्टेड है, और साथ ही साथ एक डैम्पर भी यहाँ पे मौजूद है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या उपयोग है। तो देखिए जब ये इस डायरेक्शन जब ये बैकवर्ड्स मूव करेगा प्रूफ मास विथ इट्स मूवेबल इलेक्ट्रोड्स, तो ये जो स्प्रिंग है वो अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होगी और एक रिएक्शन फोर्स जनरेट करेगी, जिसकी वजह से हमारा जो प्रूफ मास है वो दोबारा से अपनी मतलब जो इनिशियल स्टेज थी उसमें वो आएगा। तो ये हमारा स्प्रिंग काम करता है। और डैम्पर यहाँ पे क्या है, देखिए डैम्पर बेसिकली हमारा जो मोशन है उसको रेस्ट आप कह सकते हो रेस्ट्रिक्ट करता है। रेस्ट्रिक्ट क्यों किया जाता है, क्योंकि देखिए जहाँ हम ये मतलब एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो स्पेस है, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए ये प्रूफ मास आगे गया और ये स्प्रिंग है, फिर स्प्रिंग ने इस पे धक्का मारा तो ये रिटर्न हुआ, तो हमेशा चलता रहेगा, मतलब जो हमको रीडिंग आएगी वो हमेशा मतलब एक पर्टिकुलर एक लगातार वही आएगी, कभी इसमें कभी नहीं होगा। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि ये जो मूविंग मास है या सेस्मिक मास ये हमेशा चलता रहेगा। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पे एक डैम्पर लगाया जाता है। डैम्पर क्या करता है, इसके मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है। कुछ समय बाद जो हमारा प्रूफ मास है वो रेस्ट पोजीशन पे ताकि आ सके, इसलिए हमारा डैम्पर लगाया जाता है। डैम्पर अलग अलग तरीके के होते हैं, मैं आपको एग्जांपल अगर दूं तो ये डैम्पर क्या होता है। तो डैम्पर का मैं अगर एग्जांपल दूं, बेसिक एग्जांपल, तो ये मान लीजिए एक चैम्बर है, इसके अंदर कोई मान लीजिए ये हार्ड बॉडी या फिर आप कह सकते हो रिजिड बॉडी है, और इसके आसपास मैंने लिक्विड भर रखा है, विस्कस लिक्विड। तो क्या होगा जब ये हार्ड बॉडी ऊपर जाएगी तो ये लिक्विड क्या होगा, इसके नीचे साइड में आ जाएगा, और जब ये हार्ड बॉडी नीचे आएगी तो क्या होगा, ये जो लिक्विड है इसके ऊपर चला जाएगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये इसके जो हार्ड बॉडी का जो मोशन है उसको इस लिक्विड की वजह से हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, यानी कि घटा रहे हैं उसकी स्पीड। तो ऐसे ही डैम्पर का भी काम होता है, ताकि एक समय पर वो हमेशा ना मूव करे, एक समय पर आके वो रुक सके, तो इसलिए होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि यही है हमारा वर्क ऑफ स्प्रिंग एंड डैम्पर। तो स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम किससे कनेक्टेड होता है, प्रूफ मास कम मूवेबल इलेक्ट्रोड या फिर सेस्मिक मास विथ इट्स मूवेबल इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं ये जो दो आपको दिख रहे हैं ये फिक्स्ड इलेक्ट्रोड हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस इमेज में दिखाया था। और इलेक्ट्रोड है, और आप जानते हैं दो अगर चार्ज्ड कंडक्टर्स मतलब कंडक्टर्स अगर पास पास हैं चार्ज, तो उनके बीच में क्या होता है, कैपेसिटेंस जनरेट होती है। तो अब हम आगे देखते हैं क्या है। तो ये आप एग्जांपल आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे स्प्रिंग है, डैम्पर है और ये मास है। तो आप इस इमेज में ये देख पा रहे हैं कि जब ये मूव करता है मास, तो ये जो स्प्रिंग है इसको अपनी पोजीशन में दोबारा लाता है, और जो डैम्पर है वो लगातार इसकी जो मूवमेंट है उसको धीरे करता रहता है।
और आगे एक इमेज और है जिसमें आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है कि कैसे आखिर ये फंक्शन होता है। तो देखिए पहले इमेज में जब कोई एक्सेलरेशन नहीं था, कोई मून क्वेक नहीं था, लेकिन सेकेंड इमेज में देखिए जब एक्सटर्नल फोर्स आई, ये एक्सटर्नल फोर्स किस वजह से आई? मून क्वेक की वजह से, मतलब कि सरफेस की एक्सेलरेशन की वजह से। तो जब ये एक्सेलरेट हुआ तो आप यहाँ देख पा रहे हैं जो मास है वो बैकवर्ड्स गया, बैकवर्ड्स जाने की वजह से ये जो स्प्रिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और अब ये क्या करेगा? दोबारा से फोर्स लगाएगा, इसको दोबारा से आगे कर देगा। और डैम्पर क्या करेगा? ये काम होता रहेगा, मतलब मास ये फॉरवर्ड बैकवर्ड होता रहेगा, लेकिन डैम्पर क्या करेगा? वो धीरे धीरे इसको स्लो डाउन कर देगा। तो ये इस इमेज में है। अब अगला मैं अगर आपको समझाऊं कि आखिर ठीक है, हमने ये देख लिया कि एक सेस्मिक मास होता है, उसके साथ मूवेबल इलेक्ट्रोड होता है। जब सेस्मिक मास मून के सरफेस की एक्सलरेशन की वजह से सेस्मिक मास मूव करता है, और मूव करने की वजह से जो इलेक्ट्रोड है जो कि सेस्मिक मास से अटैच है, वो भी मूव करता है बिटवीन फिक्स्ड इलेक्ट्रोड्स। अब देखिए जब ये मूव करेगा तो क्या होगा? कैपेसिटेंस हमारा चेंज होगा। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जानते होंगे, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यहाँ पे जानते होंगे कि कैपेसिटेंस होता है ए बाई डी एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होती है, और ए होता है एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, डी होता है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड। तो देखिए ये एरिया तो फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट भी फिक्स है। तो डी जो है वो यहाँ पे, डी मतलब मैंने अभी बताया, डी मैंने अभी आपको बताया कि जो डी है वो दो इलेक्ट्रोड्स, चार्ज इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ये एक मूवेबल इलेक्ट्रोड है जो कि सेस्मिक मास से अटैच है, और ये दो फिक्स्ड इलेक्ट्रोड। तो जब ये मास मूव करेगा तो इलेक्ट्रोड भी मतलब मूव करेगा, जिसकी वजह से जो डिस्टेंस है इसमें थोड़ा ज़्यादा ये हो गया। हाँ, तो ये जो डिस्टेंस है मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रोड की, इसको मैं नाम दे देता हूँ फर्स्ट फिक्स्ड इलेक्ट्रोड, और ये जो मूवेबल इलेक्ट्रोड है, और सेकंड फिक्स्ड इलेक्ट्रोड और जो मूवेबल इलेक्ट्रोड है, उसके बीच में डिस्टेंस लगातार चेंज होती रहेगी, जिसकी वजह से जो कैपेसिटेंस है वो भी लगातार चेंज होगी। अब देखिए जब ये कैपेसिटेंस चेंज होगा दोनों के बीच में, तो जो वोल्टेज भी है वो भी लगातार क्या होगी? वेराई करती रहेगी। तो आखिर में इसका सोल्यूशन ये आता है, एक्सेलेरोमीटर का जो प्रोडक्ट है आप कह सकते हो, वो देता है वेराइंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो आखिर में क्या होता है कि जो हमारा एक्सेलेरोमीटर है वो वेराइंग पोटेंशियल डिफरेंस देता है। मतलब कि जो एक्सीलरेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेराइंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। मतलब कि जैसे जैसे आपका वो जो एक्सीलरेशन है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ही जो पोटेंशियल डिफरेंस का जो आप कह सकते हैं वेरिएशन है, या उनमें जो वेरिएशन आ रहा है वो भी बढ़ता जाएगा। और इसी को ही हम इलेक्ट्रिकली मेज़र करते हैं, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो चेंज आता है उसको हम इलेक्ट्रिकली हमने मेज़र कर लिया कि भाई ये वोल्टेज का ये जो डिफ्लेक्शन आ रहा है। अब क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द एक्सेलरेशन ऑफ द मून सरफेस, तो ये जो हमको वैल्यू मिलती है वेराइंग पोटेंशियल डिफरेंस की, बेसिकली ये वैल्यू हो जाती है वेराइंग एक्सीलरेशन की। तो फाइनली क्या हुआ कि हमने जो एक्सीलरेशन था और उसको हमने वेराइंग पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में लाया, जिसको हमने एक ग्राफ में हम प्लॉट भी कर सकते हैं वेराइंग पोटेंशियल डिफरेंस को। अब उसी से हमको पता चल गया कि भाई ये जो है वेराइंग एक्सीलरेशन को भी दिखा रहा है। तो फॉर एग्जांपल आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो ग्राफ है ये हमारे इल्सा पेलोड ने ही मेज़र किया है। तो टाइम के साथ ये आप देख पा रहे हैं एक्सेलरेशन लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन आप पूछ सकते हैं क्यों है? तो देखिए मुझे जो पॉसिबल एक्सप्लेनेशन लग रहा है, अगर आपको पता हो तो आप भी बताइएगा। तो मुझे जो लग रहा है कि जो सेंसिंग एक्सिस है वो, मतलब अगर एक्सिस है कोई तो उसका पॉजिटिव में भी होगा और नेगेटिव में भी होगा। तो नेगेटिव डायरेक्शन से अगर मून की एक्सेलरेशन हुई होगी विथ रेस्पेक्ट टू द इल्सा पेलोड का जो सेंसिंग एक्सिस होगी, तो इसलिए यहाँ पे ये बेसिकली डायरेक्शनल एक्सपेक्ट को ये जो माइनस है वो दिखा रहा है। तो सेंसिंग एक्सिस के आप कह सकते हो अपोजिट डायरेक्शन में वो आया है जो हमारा एक्सीलरेशन है, इसलिए आपको ये नेगेटिव वैल्यू दिख रही है।
ये क्या हुआ, आप देख रहे हैं समय के साथ ये जो है ये बढ़ता गया एक्सेलरेशन, और फिर जो है मतलब कम होता गया। तो देखिए इससे आप क्या समझ सकते हैं, इसको थोड़ा थिंक करिए कि जो मैंने आपको प्रीवियस चीज़ें समझाई उससे अगर आप रिलेट करेंगे तो आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आप अगर इसको इमेजिन कर रहे होंगे तो सोचिए सेस्मिक मास है, और वो सेस्मिक मास क्या हुआ, एक्सेलरेशन की वजह से, मतलब मून के सरफेस की एक्सेलरेशन की वजह से वो सेस्मिक मास मूव करता है बैक एंड फोर्थ। अब वो मूव करता है, डैम्पर मैंने क्या बताया, ठीक है, स्प्रिंग उसको अपनी दोबारा उसी पोजीशन पे लाता है, और डैम्पर उसकी जो एक्सेलरेशन है, जो वेलोसिटी है, उसको क्या करता है, धीरे करता है। तो ये जो आखिर में जो आपको दिख के ये जो कम हो रहा है ना, ये डैम्पर की वजह से हो रहा है। डैम्पर क्या कर रहा है, उसकी मतलब उसको मोशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो इसीलिए आपको ये जो है ये जैसे जैसे आप राइट साइड जा रहे हैं समय के साथ, मतलब वो आप देख पा रहे हैं कि जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत ही कम होता जा रहा है, क्योंकि जो डैम्पर है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है हमारे सेस्मिक मास के मोशन को। तो ये आप ग्राफ भी समझ गए। और हाँ, ये एक्सीलरेशन है, ये हमने कैसे पाया होगा, वोल्टेज के वेरिएशन से। मतलब जो हमारा वोल्टेज है यही बेसिकली डिपिक्ट करता है कि वोल्टेज में ऐसे वेरिएशंस आए होंगे, और उसी से हमने एक्सीलरेशन को पाया। मतलब मून की सरफेस की क्या एक्सीलरेशन है उसको हमने पाया इसके माध्यम से। और यहाँ पे एक और जो इल्सा ने जो मेजरमेंट किया था वो रोवर के मूवमेंट का। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं बीच बीच में कहीं पीक है, और फिर अचानक से ये कांस्टेंट हो रहा है, मतलब धीरे धीरे ये कम हो रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आखिर में बहुत ही एकदम ही कम हो गया। तो ये बेसिकली रोवर के मोशन को हमारे इल्सा पेलोड ने मेजर किया था। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि हमारा जो इल्सा पेलोड है वो कैसे फंक्शन करता है, वो कैसे आखिर एक्सेलरेशन ऑफ द मून सरफेस, या फिर आप मून क्वेक्स भी कह सकते हो। बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ द मून सरफेस को ही आप मून क्वेक आप कह सकते हो। तो जब कोई एस्ट्रॉइड मून से टकराए, या कोई नेचुरल एक्टिविटी भी अंदर से क्यों ना हो मून के, तो उससे जो मून क्वेक्स बनते हैं वो कैसे मेज़र करते हैं, हम इस सेस्मिक मास के मूवमेंट से, जो कि हमको वेराइंग पोटेंशियल डिफरेंस देता है, जो कि बताता है कि एक्सेलरेशन में क्या वेरिएशन आ रहे हैं। उसी के माध्यम से हमने मून क्वेक को मेज़र किया। तो आई होप मैंने सिंपलेस्ट वे में बताया है, ये कोई बहुत डीप नहीं है। अगर मैं बहुत डीप जाऊँ तो इसमें पूरा फॉर्मूले हैं जिसमें कैसे आखिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ज़रिए हम ये लॉजिक बनाते हैं कि जो एक्सीलरेशन है वो कैसे हम डिपिक्ट कर सकें, मतलब कैसे वो प्रोपोर्शनल हो सके हमारे वेराइंग पोटेंशियल डिफरेंस के। अ, तो ये जो है मैं उतनी डीप में नहीं गया, लेकिन मैंने जितना समझा कि जो बेसिक एक्सप्लेनेशन है मैं आपको दे सकूं वो मैंने आपको दिया। तो अगर आपको समझ में आई हो वीडियो, आपको अच्छा लगा हो ये एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करें। और अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख लिए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।